सो गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शिया को रिएट मोटल पिल माना जाता, तो वीडियो को ज़्यादा लेट ना करके चलिए कोशिश शुरू। कर रही थी पर उसके अंदर इतनी पावर नहीं थी कि वो एक इमोर्टल किंग का सामना कर सके। तभी फ्यूचर से रूथलेस एम्परर वहां गई थी जिसने उस इमोर्टल किंग के हमले को रोक लिया। उसकी पावर देखकर फेरी और शियाओ हैरान थे। इमोर्टल किंग को काफी गुस्सा आया और अपनी धर्मा बॉडी के साथ वहां प्रकट हो गया था। वो रूथलेस एम्परर पर पावरफुल अटैक करने लगा पर उसने अपने ब्रोंज मास्क का इस्तेमाल किया जिससे उसके हमलों को रोक लिया गया। पर इमोर्टल किंग रुका नहीं, वो अपने पेलेस बॉडी को भी वहां से ले आया था पर रूथलेस एम्परर ने उसे भी नष्ट कर दिया। रूथलेस एम्परर और फेरी वहां से गायब हो चुकी थी। बस वहां पर 2 मेटल क्यूब रह गए थे जो किसी ट्रेजर से कम नहीं थे। शियाओ बाहर आ गया था। वहां कुछ तियानशिन एकेडमी के डिसेबल काओ युशेंग और लिटिल बनी को परेशान कर रहे थे, इसलिए शियाओ ने मो दाओ को उनके साथ ट्रेजर का आदान प्रदान करने भेजा था। शियाओ ने उसे उनका काम तमाम करने का ऑर्डर दिया था, इसीलिए मो दाओ उन पर 5 एलिमेंट्स ट्रेजर वुड मैजिक पावर से हमला करने लग गया था, जिससे फिनिक्स से फायरबॉल के साथ उन तियानशिन डिसेबल पर काफी तेज हमले हो रहे थे और वो बचकर भागने लगे। पर वो इन हमलों की चपेट में आ गए और दर्द से चिल्लाने लगे। काओ युशेंग और लिटिल बनी से खुश हुए थे। शियाओ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इतना गुस्से के साथ हमला क्यों कर रहा है। मो दाओ को अपने इटर्नल लॉर्ड की बातें याद आ रही थी। उन्होंने उसे बताया था कि तुम मेरे नेदर वर्ल्ड के एक वंशज हो, इसीलिए तुम्हें सच्चाई से अवगत होना चाहिए कि वो 9 हेवन एंड 10 रियल्म के लोग राक्षस की तरह हैं, जिससे तुम्हें समझना होगा कि उनका अंत होना कितना जरूरी है। पर अब मो दाओ भी असलियत जानता था। वो सोचता है कि जो भी मुझे 9 हेवन एंड 10 रियल्म के बारे में बताया गया वो गलत था, इसीलिए मैं नहीं जानता कि आखिर सच क्या होगा। वो अभी कुछ समझ नहीं पा रहा था, जिससे वो फियर्स तरीके से हमला कर रहा था और उसने पूरी जगह को आग से जला दिया था। शियाओ उसके पास आकर उसे शांत करता है और कहता है कि तुम्हें आराम से काम लेना चाहिए। ये बस कुछ स्टूडेंट्स के बीच की आपसी बहस है, इसीलिए हमें सीमाओं में रहकर ही हमला करना चाहिए। जिससे वो तियानशिन डिसेबल खुश हुए। उन्हें लग रहा था कि शियाओ उसकी मदद कर रहा है, इसीलिए वो झुककर उसे ठेस कहने लगते हैं। पर शियाओ बोलता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, इसीलिए तुम्हें अब अपने डिवाइन टेक्निक और ट्रेजर को मेरे साथ साझा करना चाहिए और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इससे वो डिसेबल काफी परेशान हो गए और कहते हैं कि मैंने कभी भी किसी को इतना बेशरम नहीं देखा, तुम खुलेआम हमें लूट रहे हो। मो दाओ को इससे गुस्सा आता है। वो टेलीपोर्ट होकर उन डिसेबल के पीछे आ जाता है और लात मारकर उन तीनों को काफी दूर फेंक देता है। उन डिसेबल के आंखों में से आंसू आ गए थे और वो तीनों शियाओं के चरणों में चले गए और अपने सभी ट्रेजर और टेक्निक को बाहर निकाल लिया था। काओ युशेंग खुश हुआ कहता है कि इस लड़के का बदला लेने का तरीका वाकई कमाल का है, मैं इसे 10 में से 10 पॉइंट देता हूँ। शियाओ उन ट्रेजर को देखने लगता है पर उनमें से कुछ खास नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए वो उन्हें दूर फेंक देता है। तभी उसकी नजर जेड स्क्रिप्चर पर जाती है, जिससे वो हैरान रह गया। ये वो स्क्रिप्चर होते हैं जिसमें अमरता के प्राचीन रहस्य छिपे होते हैं और उसे याद आता है कि जब मैं उन टॉम के दायरे में गया था तब मैंने इन स्क्रिप्चर को हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी, पर मैं असफल रहा। उम्मीद नहीं थी कि मैं बिना किसी कठिन प्रयास के इसे ऐसे ही प्राप्त कर पाऊंगा। और वो उस जेड स्क्रिप्चर को अपने पास रखने लगता है, पर तभी वहाँ एक वर्ड पोर्टल ओपन हुआ जिसमें से एक आवाज आती है कि लड़के रुक जाओ, तुम अपनी सीमा लांघ रहे हो। एक पेटिशनर बाहर आया, उसका नाम वांग चान होता है। वो वांग फैमिली की हेवनली गॉड रियल्म ब्रांच का ही एक मेंबर था। वो कहता है कि लड़के तुम सिर्फ हमारे कबीले की यंग लेडी वांग शी के एक बेटा सर्वेंट हो, फिर भी तुम्हारी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई जो तुम हमारी फैमिली को लूटने की कोशिश कर रहे हो। मो दाओ को इससे तेज गुस्सा आ रहा था और वो उस पर हमला करने के लिए जाने वाला था, पर उससे पहले ही शियाओ तेजी से वांग चान के पास पहुंच गया और वो सिर्फ उसे एक चांटा मारता है। ये इतना तेज हमला था कि वांग चान काफी दूर जाकर गिरता है। उसका खून काफी बह गया था और वो तीनों वांग फैमिली के तियानशिन डिसेबल काफी डर गए थे। वो अपने घुटनों पर गिर जाते हैं और रहम की भीख मांगने लगते हैं। शियाओ हाथ साफ करते हुए उन तीनों से पूछता है कि आखिर ये कौन है जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। वो तीनों डिसेबल बताते हैं कि इसका नाम वांग चान है और इसके ग्रैंडफादर वांग फैमिली के मुखिया थे। शियाओ कहता है कि इसका मतलब यह हुआ कि एक बड़े कुत्ते का एक छोटा पिल्ला है। वांग चान कहता है कि तुम्हारी
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हमला किया। वांगशी के सिर्फ एक विचार के साथ ही तुम्हारी आत्मा नष्ट हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे सर पर जो जेड डायमंड मौजूद है वो एक कमांड पर तुम्हारी जान ले सकता है। शियाओ उसकी बातों को जरा भी सीरियस नहीं लेता और कहता है कि जब पहली बार मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे अजीब लगा। वांग चान कहता है कि अगर तुम अब मेरे कबीले की पावर से डर रहे हो तो जल्दी से अपने घुटने टेक लो और मुझसे माफी मांगो, वरना तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। शियाओ कहता है कि ऐसा कोई नहीं जो मुझे वश में कर सके, और वो काफी पावरफुल किक करके मुंह पर मारता है, जिससे वांग चान के काफी सारे दांत टूट गए और उसका काफी खून बह गया। शियाओ के पैर भी गंदे हो गए थे। शियाओ ने उसे इतनी दूर फेंका कि वो आसमान में चला गया और उसके खून की बारिश होने लगी। शियाओ कहता है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो, भले ही वांगशी भी यहाँ खुद ही क्यों ना आ जाए तो मैं उसे भी मौके पर ही वश में कर लूंगा। तभी बियान्यू वांगशी के साथ वहाँ आ जाती है। वो वांगशी से बोलती है कि इस लड़के का साहस वाकई काफी कमाल का है, ऐसे लड़के मुझे शुरू से ही काफी पसंद है, इसीलिए तुम मेरे कबीले में शामिल क्यों नहीं हो जाते। मैं तुम्हारी उस वांग फैमिली के गोल्डन जेड हेयर टूल से भी छुटकारा पाने में मदद कर सकती हूँ। वांगशी गुस्से में उसकी तरफ देखने लग गई, जिससे बियान्यू अपना मुंह बंद कर लेती है। वांगशी शियाओ से कहती है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है जो तुम मेरे कबीले के डिसेबल को इतनी गंभीरता के साथ मार रहे हो। शियाओ धीरे से मुस्कुराया और उसे कहता है कि यह बस एक छोटी सी बातचीत के सिवा और कुछ नहीं था। पर वो तीनों डिसेबल अपना दर्द बयां करने वाले थे, पर उससे पहले शियाओ ने उनकी तरफ गुस्से से देखा, जिससे वो इतने ज्यादा डर गए कि वो सर हिलाकर कहने लगते हैं कि शियाओ सही बोल रहा है। पर वांगशी अब समझ चुकी थी। वो सोचती है कि ये धीरे धीरे और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है और ये अपनी लिमिट पार कर रहा है, जिससे फ्यूचर में इसे कंट्रोल करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और वो शियाओ से बोलती है कि हमारी ये ट्रिप काफी ज्यादा लाभदायक रही है और जब मैं एकेडमी में वापस लौटूंगी तो मैं तुम्हारे साथ अकेले में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। बियान्यू कहती है कि तुम्हें हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिर भी तुम काफी शांत रहती हो। वाकई तुम्हारे मेथड काफी स्किलफुल है। वांग चान एक पत्थर के नीचे दब गया था और उसके अंदर से जेड स्क्रिप्चर का एक और टुकड़ा बाहर निकल आता है। मोदाओ भी ये सब देखकर हैरान रह गया कि यह एक और प्रेशियस जेड स्क्रिप्चर था। शियाओ जल्दी से उसे अपने पास ले लेता है और वो उन दोनों जेड स्क्रिप्चर के टुकड़ों को आपस में मिला देता है। वांगशी भी यह देखकर हैरान थी, क्योंकि शियाओ ने उसके ही कबीले के लोगों से ये स्क्रिप्चर छीने थे। तभी वहाँ पर एक जायंट पोर्टल ओपन होता है, जिससे तियानशेन एकेडमी का शिप बाहर निकल आता है और इस शिप से सेकंड और थर्ड एल्डर बाहर निकल आए थे। सेकंड एल्डर कहता है कि ये दो सेलेस्टियल स्क्रिप्चर है और ये एक साथ दिखाई दे, ये वाकई काफी अच्छी बात है। और वो खुशी से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वाकई तुम्हारी ये ट्रिप काफी फायदेमंद रही। थर्ड एल्डर शियाओ से कहते हैं कि क्या तुम ये दोनों जेड स्क्रिप्चर एकेडमी को देने के लिए तैयार हो, ताकि इस पर अंकित प्राचीन अमर अक्षरों को समझने के बाद हम उन्हें सभी स्टूडेंट को सिखा सकते हैं, जिससे सबका भला होगा और इस तरह से हमारे सभी डिसिपल 9, 11 एंड 10 रियल्म की अच्छे से रक्षा कर पाएंगे। वांगशी टेलीपैथी पावर के थ्रू शियाओ से बात करती है कि तुम्हें इन्हें मना कर देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जेड स्क्रिप्चर मेरे वांग फैमिली के डिसेबल को प्राप्त हुए थे, इसीलिए हमें ही इनका अध्ययन करना चाहिए। ये हमारी फैमिली के धरोहर है। पर शियाओ उसकी बात नहीं मानता और एल्डर को उन जेड स्क्रिप्चर को सौंपते हुए कहता है कि हमारे दरवाजों पर दुश्मन खड़े हुए हैं और वो जंग की तैयारी में है। ऐसे समय में हम खुद के बारे में नहीं सोच सकते। व्यक्तिगत लाभ इस समय काफी कम मायने रखता है। इसके अलावा इन एशियंट जेड स्क्रिप्चर को सीखना और इनका ट्रांसलेट करना काफी अमूल्य है, इसीलिए बड़ों को ही ये सब करना चाहिए। वांगशी को काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो सभी के बीच खुद को बुरा दिखाना नहीं चाहती थी। थर्ड एल्डर अपने पावर से शिप को एक्टिवेट कर लेते हैं और सभी डिसेबल से कहते हैं कि हम अब तुरंत तियानशेन एकेडमी की तरफ प्रस्थान करेंगे, इसीलिए आप सभी शिप पर आ जाएं। सेकंड एल्डर की नजर मोदाओ पर पड़ गई थी और बताया जाता है कि ग्रेट एरा नजदीक आ रहा है, जिससे ऐसे कई सारे अवसर दिखाई देंगे जिसमें जीनियस सितारों की तरह उभर कर सामने आएंगे। कोई पेटिशनर इतने काबिल होंगे कि वो तारों के बीच एक सूर्य की तरह चमकेंगे, या फिर उन्हें दुखद अंत का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए इस दुनिया में सब कुछ अनिश्चित है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अब वो सभी तियानशेन एकेडमी की तरफ निकल गए थे। काओ यूशेंग और लिटिल बनी बियान्यू से बातें कर रहे होते हैं कि इस ट्रायल पीरियड के दौरान काफी भयंकर चीजें हुई। युआन फेंग मारा गया और फेंग जिंगटियन कहीं गायब हो गया, पर कोई नहीं जानता था कि उनके निपट जाने के पीछे शियाओ का हाथ है। वो बस इसी परेशानी में थे कि दूसरी दुनिया के दुश्मन जल्दी
जल्दी वापस लड़ाई के लिए आएंगे। और वो कहता है कि वो वांग शी का बैटल सर्वेंट काफी अनोखा है, उसने अपने हाथों से ही दोनों नेदरवर्ल्ड के पावरफुल बैटल किंग को मार दिया। वाकई वो काफी डिवाइन और पावरफुल है। तभी हम किंगी को देखते हैं जो भी छिपकर ये सब बातें सुन रही होती है और उसे कहीं ना कहीं लगने लग गया था कि वांग शी का बैटल सर्वेंट ही शियाओ होगा। साथ ही अब सभी जगह खबर फैल गई थी कि शियाओ ने नेदरवर्ल्ड के एक पेटिशनर को अपना सर्वेंट बनाया है, पर एल्डर को उस पर शक था। इसीलिए जैसे ही वो यहाँ पहुँचे, मो दाओ को पूछताछ के लिए एल्डर काउंसिल में ले जाया गया था और शायद वो उसकी आत्मा की खोज कर रहे होंगे। शियाओ भी तेजी से काउंसिल की तरफ बढ़ रहा था। कुछ डिसिबल उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर उन्हें दूर फेंक देता है और तेजी से अंदर चला जाता है। सेकंड एल्डर मो दाओ को काफी टॉर्चर कर रहे होते हैं पर उसकी आत्मा पर लॉर्ड इटर्नल का एक मार्क मौजूद था। उन्होंने जबरन उसकी सोल को चेक करने की कोशिश की जिससे उसकी बॉडी से तेज क्रे के साथ धुआं उठने लगा, यानी उसकी बॉडी एक्सप्लोड होने वाली थी। पर शियाओ के पास मौजूद सोल पेगोडा को वो बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से वो मो दाओ को नॉर्मल करने लग जाता है। इसमें थर्ड एल्डर भी उसकी मदद करते हैं और वो हेवन स्क्रॉल से उसकी आत्मा को शांत करने लगते हैं और कहते हैं कि दूसरी दुनिया के वो लोग वाकई काफी कुटिल हैं जो उन्होंने इस पर एक सील लगाई हुई है और इसकी आत्मा को भी नहीं छोड़ा, पर लड़के तुमने इसकी जान बचाई। सेकंड एल्डर बोलता है कि मो दाओ दूसरे रियल्म का एक जासूस भी हो सकता है, इसीलिए इसे कैद में रखा जाना चाहिए और इसकी सोल को सर्च करने की कोशिश करनी चाहिए। तो थर्ड एल्डर उसे कहते हैं कि तुम बहुत आइडियल हो रहे हो, क्या तुम हमारे दूसरे दुनियाओं को समझने के मौके को नष्ट करना चाहते हो? तभी वहाँ एक तेज रोशनी फैलने लग जाती है। कई सारी फिनिक्स उभर कर सामने आई थी, सभी हैरान रह गए थे। तभी उस रोशनी के बीच एक पावरफुल पर्सन बाहर आता है जो तियानशेन एकेडमी के ग्रेट एल्डर होते हैं जिनका नाम मेंग तियानजेंग होता है। सभी एल्डर उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं। शियाओ उन्हें देख हैरान था। तियानजेन की पावर सुप्रीम रियल्म के पीक पर होती है और वो शियाओ से अकेले में बातचीत करते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद